हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रश्नावली 6.3 में सवाल नंबर 3 देखते हैं। बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखो, हमने एक बात पढ़ी है कि यदि हम क्रमागत विषम संख्याओं का योग करते जाएं तो हमें वर्ग प्राप्त होता है। यानी देखो, यदि एक विषम संख्या का हम देखें तो इसको 1 का वर्ग बोलेंगे। यदि हमें 2 क्रमागत विषम संख्याएं योग करें तो हमें 2 का वर्ग प्राप्त होगा। देख लें, 3 और 1 4 बन जाएगा और 2 का वर्ग होगा वो भी 4 होगा। यदि हम 3 क्रमागत वर्ग विषम संख्याओं को योग करें, ये 3 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, इनका योग करें तो हमें 3 का वर्ग प्राप्त होगा यानी 9 प्राप्त होगा। यदि हम 4 क्रमागत विषम संख्याएं लेते हैं तो हमें 4 का वर्ग यानी 16 प्राप्त होगा। तो हम एक काम करें, यदि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या को हम वर्गमूल प्राप्त करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्रमागत रूप से विषम संख्याएं माइनस करते जानी पड़ेंगी। जैसे हमें 16 का वर्गमूल प्राप्त करना है, हमें 16 का वर्गमूल प्राप्त करना है तो हम 16 में से क्रमागत रूप से विषम संख्याएं माइनस करते जाएंगे। पहली विषम संख्या 1 हो जाएगी यानी 15 बन गया। फिर अगली विषम संख्या 3 है, उसको 15 में से माइनस करेंगे, 12 बनेगा। 12 के बाद में अगली विषम संख्या 5 है, तो आप देखेंगे 12 में से 5 गया, 7 बच गया। 7 में से अगली विषम संख्या 7 माइनस करेंगे तो आपको 0 प्राप्त होगा। तो आप ध्यान देंगे कि कितने पदों में आपको 0 प्राप्त हुआ है। आप देखेंगे 4 पद लगे हैं, 4 पदों में हमें 0 प्राप्त हुआ है। इसका मतलब है जितने पदों से 0 प्राप्त हुआ है वही उसका वर्गमूल होगा। ठीक है, हम बात करें यदि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 की, हमने 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, उनका योग किया है तो हमें 5 का वर्ग यानी 25 प्राप्त होगा। अब यदि हम 25 का वर्गमूल प्राप्त करना चाहें तो हमारे पास तरीका है कि हम क्रमागत रूप से विषम संख्याएं माइनस करते जाएं। पहले पद में क्या होगा? 25 में से विषम संख्या 1 माइनस करेंगे, 24 प्राप्त होगा। दूसरे पद में 24 में से अगली विषम संख्या 3 माइनस करेंगे, हमें 21 प्राप्त होगा। तीसरे पद में 21 में से अगली विषम संख्या 5 माइनस करेंगे, हमें 16 प्राप्त होगा। चौथे पद में 16 में से अगली विषम संख्या 7 माइनस करेंगे, 9 प्राप्त होगा। फिर 9 में से अगली विषम संख्या 9 माइनस कर देंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। यानी आप देख पा रहे हैं कि 5 पदों से आपको 0 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है कि 25 का वर्गमूल 5 है। तो हम वर्गमूल ज्ञात करने के लिए एक तरीका ये लगा सकते हैं, बार बार घटाने की विधि। हम बार बार क्या करेंगे? घटाएंगे। तो हमसे 2 क्वेश्चन इसमें पूछे हैं, 100 का वर्गमूल और 169 का वर्गमूल। 100 के वर्गमूल के लिए आप क्रमागत रूप से माइनस करते जाएं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। तो आप देखेंगे कि 10 पदों में आपको 0 प्राप्त हुआ है। तो आप निष्कर्ष क्या निकालेंगे कि 100 का वर्गमूल होगा वो 10 होगा। ठीक है, ऐसे ही आप 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्रमागत रूप से विषम संख्या माइनस करते जाएंगे, 1 3 5 7 9 11 13। आप देखेंगे कि 13 पद बनेंगे और 13 पदों के उपरांत आपको 0 प्राप्त होगा। तो आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 13 पदों के बाद 0 प्राप्त हुआ है। इसका मतलब 169 का वर्गमूल है वो 13 है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से एक विधि होती है ये वर्गमूल ज्ञात करने की। जब संख्याएं बड़ी होती हैं तो हमें काफी टाइम लग जाता है। छोटी संख्याओं के लिए तो ये विधि उपयुक्त है, हम बार बार घटाएं वर्गमूल निकाल सकते हैं, ये एक तरीका है। लेकिन जो बड़ी संख्याएं होती हैं तो हम कितना माइनस करते जाएंगे, कितनी बार करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए देखो, आपको अगले सवाल में यह बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करें
और वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि, ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो पहले तो एक चीज का ध्यान दें कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि में अभाज्य संख्याएं ही काम में ली जाती हैं। तो देखो, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो केवल खुद से विभाजित होती हैं और एक से विभाजित होती हैं। जैसे पहली अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद में अगली विभाज्य संख्या 3 है। अभाज्य संख्या कितनी है? 3 है। अगली अभाज्य संख्या 4 नहीं होगी, 5 होगी। देखो 4 क्यों नहीं होगी? क्योंकि 4 को 4 विभाजित कर सकता है, 1 भी विभाजित कर सकता है, और 2 भी 4 को पूरा पूरा विभाजित कर सकता है। तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 3 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 3 को 3 विभाजित कर सकता है और 1 विभाजित कर सकता है, बाकी ये किसी से भी विभाजित नहीं होती है। हम बात करें 5 की, तो 5 को 5 विभाजित कर सकता है और 1 विभाजित कर सकता है। कोई भी बीच वाली संख्या उसको विभाजित कर ही नहीं सकती है। यानी 5 में न तो 2 का भाग जाएगा, न 3 का भाग जाएगा, न 4 का भाग जाएगा। 5 में केवल 5 का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा। यानी ऐसी संख्या जिसमें केवल खुद से भाग जाता हो और 1 से भाग जाता हो, वही संख्या अभाज्य संख्या होती है। तो 5 एक अभाज्य संख्या होगी। ठीक है। 5 के बाद में देखो 6 अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि 6 को 1 विभाजित करता है, 6 भी पूरा पूरा विभाजित कर सकता है, और 1 और 6 के बीच में 2 भी विभाजित करता है और 3 भी विभाजित करता है। 4 नहीं करता, 5 नहीं करता। लेकिन अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है कि केवल खुद से विभाजित होनी चाहिए और 1 से विभाजित होनी चाहिए, बाकी किसी से होनी ही नहीं चाहिए। जबकि 6 तो 2 से भी हो रही है और 3 से भी हो रही है, इसका मतलब 6 अभाज्य संख्या नहीं है। 7 की बात करते हैं, तो 7 को देखो 1 पूरा पूरा विभाजित कर देगा और 7 से भी पूरी पूरी विभाजित होती है। अब बीच में संख्याएं आती हैं, देखो 2 3 4 5 6। अब 7 है, उसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा। यानी 7 को बाकी कोई संख्या विभाजित नहीं कर सकती है, केवल 1 कर सकती है और 7 कर सकती है। इसका मतलब 7 अभाज्य संख्या है। 8 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि देखो 8 को 1 विभाजित करेगा, 8 भी विभाजित करेगा, बीच में आने वाली संख्या 2 भी विभाजित करेगी और 4 भी विभाजित करेगी। तो यदि बीच में किसी से विभाजित हो गया तो वो संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसके बाद में संख्या कौन सी बनेगी? 11 बनेगी। इसके बाद में 13। इस तरीके से हम अभाज्य संख्याएं हैं उनको लिख सकते हैं। तो जो विधि अभाज्य गुणनखंड विधि है, उसमें हमें क्या करना पड़ता है? अभाज्य संख्याओं से ही भाग देना पड़ता है। केवल अभाज्य संख्याओं से हम भाग देंगे। पहला सवाल है 729। तो 729 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी हम अभाज्य संख्याओं को यहां रख के भाग देना शुरू करेंगे। 729 में पहली अभाज्य संख्या 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो अगली अभाज्य संख्या 3 पे जाएंगे। 3 इसको पूरा पूरा विभाजित कर देगी 243 बार। फिर 243 को 3 विभाजित करेगी 81 बार। फिर 81 को 3 विभाजित करेगी 27 बार। फिर 3 विभाजित करेगी इसको 9 बार। फिर 3 विभाजित करेगी इसको 3 बार। फिर 3 विभाजित करेगी इसको 1 बार। तो 729 के अभाज्य गुणनखंड बन जाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है। अब हमसे पूछा है अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 729 का वर्गमूल ज्ञात करना है, इसका मतलब 2-2 के जोड़े बना करके उसमें से एक एक संख्या लेनी है। तो 2-2 के जोड़े बना लिए और इन जोड़ों में से एक एक संख्या लेनी है। यानी ये 3-3 का जोड़ा है, तो इसमें से एक 3 ले लिया, इसमें से भी एक 3 ले लिया, इसमें से भी एक 3 ले लिया। अब ये गुणा कर लेंगे तो 3 3 होती है 27 हो जाएगा।
यानी 729 का वर्गमूल 27 आएगा। ओके, ऐसे ही हम 4096 इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड बन जाएगा। और फिर हमें अभाज्य गुणनखंड करके दो दो के जोड़े बना के रखने हैं। 1 2 3 4 5 6 जोड़े बनेंगे। तो इसमें से 2 ले लिया, इसमें से 2 ले लिया, इसमें से भी 2 ले लिया, इसमें से भी 2 ले लिया। ऐसे आप 2 लेकर के गुणा कर लेंगे तो 64 मिलेगा। यानी 4096 का वर्गमूल 64 आएगा। ऐसे ही आप अगली संख्या 5929 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा, जब आप इस संख्या को विभाजित करेंगे तो ना तो ये 2 से विभाजित होगी, ना 3 से होगी, ना 5 से होगी। तो अगली अभाज्य संख्या 7 पे जाएंगे और 7 इसको विभाजित कर देगी। अभाज्य संख्या 7 से इसको विभाजित करेंगे 847 बार। फिर 7 इसको विभाजित करेगा 121 बार। 121 की जांच करेंगे तो ये 11 से ही विभाजित होगी। 11 से भाग देंगे 11 बार पूरा जाएगा और 11 में फिर 11 से भाग देंगे एक बार। तो अभाज्य गुणनखंड करने पर बनेगा आपका 7 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 11। जोड़े बना करके इसमें से एक एक संख्या लोगे तो 77 आ जाएगा। यानी 5929 का वर्गमूल 77 है। इस तरीके से आपको बाकी बची हुई संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।